हेलो एवरीवन। तो आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की क्लास 3 आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारी दो क्लासेस नहीं देखी हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की, तो उसे आप ज़रूर देख लें। उसमें मैंने दो कोड को कवर किया है, जो 29 सेंट्रल लेबर लॉज हैं उन्हें कंसोलिडेट करके जो चार कोड बनाए गए हैं, उन चार कोड से ही हमने पढ़ाई को स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट कोड हमने फर्स्ट क्लास में किया था, सेकेंड कोड हमने सेकेंड क्लास में किया था, और आज की क्लास में हम थर्ड कोड करने वाले हैं, और उस कोड का नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसको हम पूरा डिटेल में आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 प्रोवाइड कराता है एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क, यानी एक बड़ा रूप प्रदर्शित करता है किस किस बारे में। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वर्कर्स टू मेक यूनियंस, कि जो वर्कर्स हैं यानी जो कामगार हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि वो एक यूनियन बना सके। यूनियन मतलब बहुत सारे वर्कर मिलकर एक यूनियन बना सके। ये राइट उन्हें देता है और इस राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसके साथ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, इसके साथ जो एम्प्लॉयर्स या वर्कर के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी तनातनी, कोई भी फ्रिक्शन होता है, तो उसे भी रिड्यूस करने का यानी उसे हटाने का काम करता है। एंड टू प्रोवाइड रेगुलेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इसके अलावा जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी झगड़े हैं, कोई भी वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हटाने का काम, उन्हें एक तरह से रेगुलेट करने का काम, उन्हें नियंत्रित करने का काम करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। दिस कोड इज प्रिपेयर्ड आफ्टर अमलगेटिंग, सिंप्लीफाइंग एंड रिपीटिंग फॉलोइंग 3 सेंट्रल लेबर लॉज। तो हमने आपको वेज कोड में भी बताया था कि 4 प्रकार के लॉस को वेज कोड में कंसोलिडेट किया गया था। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको ऑलमोस्ट 13 शायद लॉस थे जो कि सोशल सिक्योरिटी में कंसोलिडेट किए गए थे, अमलगेट किए गए थे, यानी मिक्स किए गए थे सिंपल लैंग्वेज में अगर आप जानें। उसी प्रकार इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में 3 सेंट्रल लॉस को सिंप्लीफाई किया गया है, अमलगेट किया गया है, यानी उन्हें मिक्स किया गया है। तो वो 3 सेंट्रल लॉस क्या, उनके नाम भी पता होने चाहिए। तो उनके नाम हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को रखा गया है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 को रखा गया है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को रखा गया है। तो ये 3 हैं, बहुत सिंपल हैं, इन्हें आपको याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में कौन कौन से लॉस को अमलगेट किया गया है, कौन कौन से कोड को सिंप्लीफाई करके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल को बनाया गया है। तो ये आप समझ गए, बहुत ईजी था। चलिए अब हम यहाँ से थोड़ी सी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में हमें सबसे पहले वर्कर की डेफिनेशन बताई गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वैसे तो हम वर्कर का मतलब जानते हैं कि काम करने वाला, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो वर्कर मीन्स एनी पर्सन एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल और सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड, whether the terms of employment be express or implied, and includes working journalist and includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched or otherwise terminated in connection or with a consequence of that dispute, or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to the dispute but does not include any such person। बहुत बड़ी हो गई, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है कि वर्कर का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे हमने अपनी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय किया है, यानी उसको काम दिया है, अब वो काम कैसा भी हो, चाहे मैनुअल हो यानी हाथ से काम करने वाला हो, अनस्किल्ड हो जिसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, सिंपली भी हो जाएगा, या फिर स्किल्ड हो। अब जैसे कोई कंप्यूटर का काम है तो स्किल्ड लेबर ही चाहिए, तभी उसको जब तक नॉलेज नहीं होगी कंप्यूटर की तो क्या ही करेगा वो। या फिर टेक्निकल काम हो, अब कोई मशीनरी काम करना है तो मशीनरी की नॉलेज तो होनी चाहिए, तो टेक्निकल काम हो। ऑपरेशनल काम हो यानी उसको ऑपरेट करना, मशीन को ऑपरेट करना, ऑपरेशनल काम हो। या क्लैरिकल काम हो कि भाई इधर से इधर फाइल करनी है, क्लैरिकल काम हो गया। या सुपरवाइजरी वर्क हो, सुपरवाइजरी यानी आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और आप उसको देख रेख कर रहे हैं एज अ सुपरवाइजरी, आपको हायर किया गया है या आपको रिवॉर्ड बेस पे रखा गया है, यानी कुछ समय के लिए रखा गया है। इसके अलावा कोई भी जो कंडीशंस हैं एम्प्लॉयमेंट की, टर्म्स एंड कंडीशन, उसको जो इम्प्लाई करता है यानी उसको जो मानता है वो वर्कर के अंतर्गत आता है। इसमें हम जर्नलिस्ट को भी इंक्लूड करेंगे, ये ध्यान रखना है। और जिन्हें हम, इसके साथ ये भी बता दिया गया कि जिन्हें हम डिसमिस्ड कर सकते हैं यानी बाहर कर सकते हैं, सब बाहर करने के नाम है डिसमिस्ड हो गया, डिस्चार्ज हो गया, रिट्रेंच्ड हो गया, या अदरवाइज टर्मिनेटेड भी हो गया किसी भी कंडीशन में। तो ये जो होते हैं इन्हें हम वर्कर कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सब कुछ तो वर्कर के अंतर्गत आ गया, लेकिन क्या चीज़ है जो वर्कर के अंतर्गत नहीं आई, यही जानना मेन है, क्योंकि सब कुछ तो आता ही है इसके अंदर। जो एक्सेप्ट एंड अप्रेंटिस है, यानी आपने सुना होगा कि कई बार अप्रेंटिस, आईटीआई आपने सुना होगा, आईटीआई में अप्रेंटिस होती है। अप्रेंटिस का मतलब होता है कि कुछ एक प्रकार का पहले सिखाते हैं
और वो सिखाने की भी वहाँ पे तनख्वाह मिलती है, यानी वेज मिलता है। उसको अप्रेंटिस बोलते हैं, सिंपली आप अगर समझने की कोशिश करें। तो ये जो अप्रेंटिस है वो वर्कर के अंतर्गत नहीं आती। एक्सेप्ट लिखा है ना, एक्सेप्ट मतलब कि इसको छोड़कर, अप्रेंटिस को छोड़कर बाकी जितनी चीज़ें हैं वो वर्कर के अंतर्गत आती हैं। अब इसके साथ और क्या चीज़ें हैं? हु इज सब्जेक्टेड टू द एयरफोर्स एक्ट 1950 और द आर्मी एक्ट 1950 और द नेवी एक्ट 1957। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एयरफोर्स में वर्कर है, यानी काम कर रहा है, कोई व्यक्ति आर्मी में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति नेवी में काम कर रहा है, तो हम उसको यहाँ पर वर्कर में इंक्लूड नहीं करेंगे। डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन। तो इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी ये देश की सुरक्षा से रिलेटेड वर्क है, इन्हें हम वर्कर नहीं मानेंगे। हु इज एम्प्लॉयड इन द पुलिस सर्विस एज एन ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ अ प्रिजन। इसके अलावा जो भी पुलिस सर्विस में है, चाहे वो ऑफिसर हो या किसी भी पोस्ट में हो, बट वो पुलिस सर्विस में हो, तो उसे भी वर्कर नहीं काउंट करेंगे। हु इज एम्प्लॉयड मेनली इन अ मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। इसके अलावा जो मैनेजर की पोस्ट पे है या एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे आईएएस की भी जो पोस्ट होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक कार्य, एक बहुत बड़ा काम हो गया पूरे प्रशासन को संभालना, उसी प्रकार कंपनी में भी प्रशासनिक कार्य होता है। तो जो इसके अंतर्गत मैनेजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आता है उसको भी हम वर्कर में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा हु इज एम्प्लॉयड इन अ supervisory capacity drawing wage of exceeding 18,000 rupees per month as an amount as may be notified by the central government from time to time। इसके अलावा जिसकी भी इनकम 18,000 या उससे ऊपर है उसको हम वर्कर के डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो हमें मेनली ध्यान क्या क्या रखना है कि किसको किसको वर्कर में काउंट नहीं करना है। क्या क्या था? एक तो अप्रेंटिस हो गया, दूसरा एयरफोर्स आर्मी नेवी हो गया, इसे हमें काउंट नहीं करना है। पुलिस में हो गया, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाला वर्क हो गया, या जिसकी सैलरी 18,000 से ऊपर है, या 18,000 या 18,000 से ऊपर है, तो इन्हें हम वर्कर में काउंट नहीं करेंगे। अदरवाइज जो वर्क है वो सारा कुछ वर्कर के अंदर आएगा। तो ये हो गई हमारी वर्कर की डेफिनेशन। अब वर्कर की डेफिनेशन जान लिया तो हमें इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। आखिरकार हम इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ रहे हैं और हमें इंडस्ट्री ना पता हो। तो इंडस्ट्री मीन्स एनी सिस्टमैटिक एक्टिविटी कैरिड और बाई cooperation between an employer and for the production, supply or distribution of goods and services with a view to safety human wants or wishes whether or not। यानी इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉयर कर रहा है और किसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कर रहा है। यानी किस किस के बीच इंडस्ट्री काम करेगी? एक तो एम्प्लॉयर जो कि उस काम को करवाने वाला है, यानी उस काम को स्टार्ट करने वाला है, और वो काम क्या है? या तो वो प्रोडक्शन है, या वो किसी भी चीज़ की सप्लाई है, या किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस। तो गुड्स का मतलब वस्तु या सर्विसेज का मतलब सेवा। इकोनॉमिक्स में गुड्स को वस्तु बोलते हैं और सर्विसेज तो आप जानते हैं कि सेवा होती है, और वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए है, जैसे कि पुलिस वगैरह हो गया। ये एक तरह के वर्कर नहीं माने जाते हैं, लेकिन काम तो वो कर ही रहे हैं तो उनको माना जाएगा। इसके अलावा भी जैसे कुछ प्राइवेट तौर पर भी इस तरीके के वर्क होते हैं पुलिस जैसे, तो चाहे वो ह्यूमन सेफ्टी के हो या ह्यूमन वांट्स, यानी जो भी उनको चीज़ें चाहिए, जो भी हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, या फिर उनकी कोई विश पूरी करनी हो। जैसे हम लोगों को कई चीज़ें विशेस भी चाहिए होती है, कई जैसे आपको लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो एक प्रकार की विश भी है, वांट्स भी है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ये हमें प्रोवाइड कौन करा रहा है? इंडस्ट्री करा रही है। तो इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि एक एम्प्लॉयर और वो जो प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे वो सप्लाई कर रहा है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की ह्यूमन की इंपॉर्टेंट थिंग्स को प्रोवाइड कराने के लिए, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं कि एनी कैपिटल हैज़ बीन इन्वेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सच एक्टिविटी। यानी कोई कैपिटल लगा रहे हैं, कैपिटल मतलब कोई पूंजी लगाकर हमने किसी काम को अगर स्टार्ट किया, कोई भी हमारा पर्पस है, लेकिन हमने किसी भी कैपिटल को इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके किसी काम को किया, वो किस में आएगा? इंडस्ट्री में आएगा। सच एक्टिविटीज कैरिड ऑन विद अ मोटिव टू मेक एनी गेन और प्रॉफिट बट डज नॉट इंक्लूड। इसके अलावा अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें हमारा मोटिव है प्रॉफिट गेन करना, अब जाहिर सी बात है हम कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमारा उद्देश्य होगा कि हमें लाभ मिले, हम कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करें, कुछ ना कुछ प्रॉफिट पाएं। तो प्रॉफिट हो गया और कैपिटल लगाने का काम हो गया, तो ये दोनों चीज़ें इंडस्ट्री में काउंट होंगी बट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन क्या चीज़ें इंडस्ट्री में काउंट नहीं होंगी? जैसे हमने वर्कर में देखा था कि ये चीज़ें काउंट होती हैं, ये चीज़ें काउंट नहीं होती, इनका मतलब वर्कर है, इनका मतलब वर्कर नहीं है। उसी प्रकार इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंडस्ट्री को डिफाइन करेंगे, ये तो हमने देख ली, मगर क्या चीज़ें जो इंडस्ट्री को डिफाइन नहीं करेंगी, अब हमें वो देखना है। इंस्टीट्यूशंस ओन्ड और मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन होली और सस्टेनली इंगेज इन एनी चैरिटेबल सोशल और फिलैंथ्रोपिक सर्विस। यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि या तो अकेले तौर पर मैनेज हो रही है या साथ में मिलकर मैनेज हो रही है, लेकिन वो काम किसी चैरिटी के लिए कर रही है, कोई सोशल कॉस्ट के लिए कर रही है, यानी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, या कोई फिलैंथ्रोपिक सर्विस है, ओवरऑल ह्यूमंस की सर्विसेज के लिए समाज को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराने के लिए कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पर लाभ प्राप्त करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है समाज के लिए कुछ करना, वो इंडस्ट्री में काउंट नहीं होगा। इसके अलावा एनी सच एक्टिविटी ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट relatable to the sovereign function of the appropriate government, including all the activities carried or by the department of the central government dealing with defense research, atomic research or
स्पेस एनी डोमेस्टिक सर्विस। इसके अलावा जो भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट करे, लेकिन वो काम या तो डिफेंस से रिलेटेड हो रहा है, या फिर एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड हो रहा है, या फिर वो स्पेस से रिलेटेड हो रहा है, तो वो भी इंडस्ट्री में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर पूरे समाज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं वो भले ही एक इंडस्ट्री की तरह दिख रहा है, लेकिन वो काम समाज के लिए है, तो वो भी इंडस्ट्री में डिफाइन नहीं किया जाएगा, इंडस्ट्री में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एनी अदर एक्टिविटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी को बताती है आगे चलकर नोटिस के द्वारा, तो उसे भी हम काउंट नहीं करेंगे इंडस्ट्री में। तो ये सीधी सी बात हो गई, इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आएंगी और इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी। आई होप आप समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो हमने भी पढ़ा था कि इसमें ट्रेड यूनियन आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ट्रेड यूनियन आता है, ट्रेड यूनियन एक्ट आता है। तो ट्रेड यूनियन के बारे में पता होना चाहिए। तो ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो टेम्परेरी बेस पे बनाया गया हो या फिर वो परमानेंट बेस पे बनाया गया हो, फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर, बिटवीन वर्कर एंड वर्कर, और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर, और फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन कंडीशन और द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस, और एंड इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कॉम्बिनेशन हम बनाएं, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक यूनियन बना रहे हैं, एक संघ बना रहे हैं। अब वो संघ बनाने के लिए चाहे तो वो संघ वर्कर या एम्प्लॉयर के बीच में बने, या वर्कर के बीच में बने, या एम्प्लॉयर के बीच में बने। जो ये ट्रेड यूनियन बनेगा इनको मिला करके, और वो किसी भी प्रोस्पेक्टिव से बने, चाहे बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बने, एक ट्रेड यूनियन बने या एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन बने, इसका प्रावधान रखा गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में कि आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। कौन कौन बना सकता है? वर्कर बना सकते हैं, वर्कर एम्प्लॉयर बना सकते हैं, एम्प्लॉयर बना सकते हैं, और किसी भी प्रोस्पेक्टिव से बना सकते हैं, चाहे आपका बिजनेस से रिलेटेड प्रोस्पेक्टिव हो या बिजनेस की डिस्प्यूट को सॉल्व करने से रिलेटेड आपका कोई प्रोस्पेक्टिव हो। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है टर्मिनेशन। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है रिट्रेंचमेंट, इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो आप देखेंगे कि रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है। ये वहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है टर्मिनेशन, यानी कि निकाल देना, बाहर कर देना, बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कर फॉर एनी रीजन, यानी एम्प्लॉयर के द्वारा वर्कर को निकाल देना अपनी इंडस्ट्री से, रिट्रेंचमेंट कहलाता है। बेहद सिंपल है। अब कोई भी रीज़न हो सकता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तभी तो निकालेंगे ना। तो कारण हो सकता है अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय द वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन बट डज नॉट इंक्लूड, यानी कोई भी कारण हो, चाहे वो डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई एक्शन हो, या पनिशमेंट आपने दिया हो, या उसने जैसा आपके इंडस्ट्री में व्यवहार है उसको उसने कंप्लीट ना किया हो, तो आप उसको रिट्रेंच कर सकते हैं, यानी उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। सीधा सा मतलब है उसको अपनी कंपनी से बाहर कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑफ द वर्कर। अब कोई वर्कर वॉलेंट्री रूप से रिटायरमेंट हो रहा है, वॉलेंट्री का मतलब समझते हैं, यानी खुद से वो रिटायरमेंट होना चाहता है। आपने सुना होगा कि रिटायरमेंट से पहले भी कई बार लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं वीआरएस, आपने सुना होगा। तो ये मतलब क्या है कि अपने मन से, अपनी इच्छा से, चूंकि रिटायरमेंट का समय अब आने वाला है, 60 एज आने वाली है, अभी मेरी 55 चल रही है, लेकिन मुझे अभी लेना है, तो मेरी इच्छा है, मैं अपने आप से ही टर्मिनेट होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ये हो गया वॉलेंट्री रिटायरमेंट। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, किस में? रिट्रेंचमेंट में काउंट नहीं करेंगे, टर्मिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट ऑफ द वर्कर ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपर एन्यूएशन। सीधी सी बात वही हो गई कि अगर कोई वर्कर का रिटायरमेंट बिल्कुल उसकी एज पर आकर हो रहा है, सुपर एन्यूएशन के समय हो रहा है, तो उसे भी हम काउंट नहीं करेंगे रिट्रेंचमेंट में। ये ध्यान रखना, हम रिट्रेंचमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द वर्कर एज अ रिस्यूड ऑफ द नॉन रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयर बिटवीन द एम्प्लॉयर। इसके अलावा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है और वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तब तो वो व्यक्ति बाहर ही जाएगा ना, तो उसे भी हम रिट्रेंचमेंट में काउंट नहीं करेंगे, यानी वो व्यक्ति रिट्रेंचमेंट के अंतर्गत नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको तो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा ही गया था 5 साल के लिए, और 5 साल कंप्लीट हो गया तो उसे बाहर कर दिया गया या वो बाहर हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन कई प्रकार के बनते हैं, छोटे से उदाहरण है जिससे आप समझ सकें कि ट्रेड यूनियन कब कब बने। एक आप देख सकते हैं, भारतीय मजदूर संघ बना, यह बीजेपी के द्वारा बनाया गया जुलाई 1955 में। इसके अलावा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आईएनसी, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और हिस्ट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये बनाया गया मई 1947 में। हिंद मजदूर संघ समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया गया 1948 में। सेवा अहमदाबाद, ये इला भट्ट द्वारा बनाया गया, इस किसके लिए? प्रोटेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, 1972 में। इसके अलावा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया गया 1920 में, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन सीपीएम बनाया गया 1964 में। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये ट्रेड यूनियन बनाए गए थे, इसी सन में बनाए गए थे। बार बार पढ़ने से थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहता है, और वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा तो आप बता लेंगे, इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए, अब हमने ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ लिया, अब हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेड यूनियन में आने के लिए कुछ नियम भी है ना, कुछ कानून भी हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे।
देखिए, ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन में एनी 7 या फिर उससे ज़्यादा अगर मेंबर हैं तो वो ट्रेड यूनियन में अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ट्रेड यूनियन की अथॉरिटी के पास जाकर ट्रेड यूनियन के रूल्स के अनुसार अगर 7 मेंबर कोई कंपनी में काम करते हैं, 7 या उससे ज़्यादा, तो 7 लोग मिलकर या 7 या 7 से ज़्यादा लोग मिलकर ट्रेड यूनियन में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा at least 10% of the workers or 100 worker whichever is less must be the member of the trade union on the date of making an application for the registration। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर 7 लोग हैं तो वो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन तो अपना करा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया उसको फॉलो करना पड़ेगा कि जो वर्कर, ओवरऑल वर्कर, जितने भी वर्कर इंडस्ट्री में काम करते हैं उसका 10% या फिर 100, जो भी सबसे कम हो, या तो 100 वर्कर है या फिर बहुत ज़्यादा वर्कर है 100 से, लेकिन उनका सिर्फ 10% हमको रखना है। वो यदि ये इंडस्ट्री में हो रहा है तब हम ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप समझ गए कि 7 लोग अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कराने के लिए जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे कब? या तो वो ओवरऑल वर्कर का 10% हो या फिर वो 100 हो, जो भी सबसे कम होगा वो इंडस्ट्री में होना चाहिए, तभी वो ट्रेड यूनियन में रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल कंटिन्यू टू हैव एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्कर और 100 वर्कर विच एवर लेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने रजिस्टर्ड कराते समय तो 10% आपके वर्कर थे या फिर 100 थे जो सबसे कम था, और बाद में पता चला कि रजिस्ट्रेशन हो गया और फिर आपका 10% से और भी ज़्यादा कम चला गया, या 100 वर्कर आपकी कंप्लीट नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्राइटेरिया कंप्लीट किया है उस क्राइटेरिया को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 100 वर्कर होने चाहिए आपके पास या फिर ओवरऑल वर्कर का 10% होना ही चाहिए, ये आपको मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा इफ द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड इज आइडेंटिकल विद एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अल्टरनेशन ऑफ द नेम इज रिक्वायर्ड एज आस्क्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। इसके अलावा जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय आपने अपना नाम रखा है वो सेम नाम से आपको रहना है, यानी उसी को मेंटेन करना है। द रजिस्टर इज आइडेंटिकल। तो ये तो बहुत सिंपल है, मेन बातें जो हैं वो आपको ये दी गई हैं, ये आपको फोकस रखनी है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी भी ट्रेड यूनियन का क्या क्या क्राइटेरिया हमें फॉलो करना है। कि रिकग्नाइजेशन ऑफ नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें जो ट्रेड यूनियन बनती है उस ट्रेड यूनियन में अगर कोई, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी प्रकार का कोई आपसी मतभेद है, तो उसे सुलझाने के लिए एक नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन भी बनती है। तो फॉर अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन देयर शैल बी अ नेगोशिएशन यूनियन और काउंसिल टू नेगोशिएट विद एन एम्प्लॉयर ऑफ द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। यानी जो भी, जितनी भी ट्रेड, मैंने कहा था कि ट्रेड यूनियन कई बना सकते हैं आप, एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो जो ट्रेड यूनियन आपने बनाई है वो ट्रेड यूनियन जो भी रजिस्टर्ड है, जितनी भी रजिस्टर्ड है, उनमें से एक ट्रेड यूनियन आप नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन के रूप में रख सकते हैं। इफ ओनली वन ट्रेड यूनियन ऑफ द वर्कर रजिस्टर्ड इन एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट देन द एम्प्लॉयर ऑफ सच एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट शैल रिकॉग्नाइज सच ट्रेड यूनियन एज द सो नेगोशिएशन यूनियन ऑफ द वर्कर। और मान लीजिए आपकी कंपनी में, आपकी इंडस्ट्री में एक ही ट्रेड यूनियन बनी हुई है, एक से ज़्यादा नहीं बनी, तो जो एक बनी है वही नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन का काम करेगी। नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन समझ गए ना, कि जो वर्कर ने मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनाई है, अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी मतभेद एम्प्लॉयर या वर्कर के बीच में होता है, या एम्प्लॉयर के बीच में होता है, या वर्कर के बीच में होता है, तो उसको नेगोशिएट करेंगे, यानी उसके आपसी मतभेद को सुलझाने का काम करेंगे, वो होते हैं नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन। तो नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन, अगर बहुत सारी आपके यहाँ ट्रेड यूनियन है एक इंडस्ट्री में, तब तो एक ही आप उसमें से चूज करेंगे कि इनको भाई नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन रखना है। लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री में एक ही ट्रेड यूनियन बनी है तो वही नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन का काम करेगी। If more than one trade union of the registered worker in an industrial establishment, then at least 51% or more of worker on the muster roll of that industrial establishment will be recognized as the sole negotiation union by the employer। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर एक ही ट्रेड यूनियन आपकी इंडस्ट्री में है जो कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उसमें वो नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन का काम तभी कर सकती है जब उसके पास कम से कम एटलीस्ट 51% वर्कर्स होने चाहिए। अगर 51% वर्कर हैं तब वो ट्रेड यूनियन नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन का काम कर सकती है। कब? जब आपकी इंडस्ट्री में एक ही ट्रेड यूनियन है। तो ये क्राइटेरिया आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फोकस करना है। इसी से रिलेटेड आपके पास प्रश्न जो है पेपर में बनकर आएंगे, और मैंने बहुत ही आसानी से समझ में आए। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्रीवेंस रेडिशल कमिटी। तो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर 20 या फिर 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, उनको एक ग्रीवेंस रेडिशल कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें कम से कम मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स है, डिस्प्यूट्स मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको रिजॉल्व करेंगे, यानी उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो अभी ग्रीवेंस रेडिशल कमेटी का मतलब ही क्या होता है कि जो समस्याएं आती हैं, आप कोई कंपनी चलाना कोई खेल तो है नहीं ना, अब कंपनी में इतने सारे लोग काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बीच लड़ाई झगड़ा, मतभेद, प्रॉब्लम, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उन्हें सुलझाने के लिए एक ग्रीवेंस रेडिशल कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन वो कमेटी आप
कब बना सकते हैं? जब आपके इंडस्ट्री में 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं और उसके 10 मेंबर आपको अपनी इस कमेटी में रखने पड़ेंगे। इसके अलावा एक स्टैंडिंग ऑर्डर का भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर 300 या फिर 300 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, एम्प्लॉयड 300 और मोर वर्कर्स ऑन एनी डे ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ, जो कि 1 साल 12 महीने यानी 1 साल के अंदर अगर आपकी किसी भी कंपनी में 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो आपको एक स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करना पड़ेगा। और वो स्टैंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत यानी उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंतर्गत आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर करना पड़ेगा। यानी वर्कर आपने बहुत रखे लेकिन अब हर वर्कर अलग अलग काम करता है ना, तो उस वर्कर को क्लासीफाई अलग अलग रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई क्लैरिकल का काम कर रहा है, कोई टेक्निकल फील्ड देख रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड देख रहा है, या कोई मैनेजर देख रहा है, या कोई अलग अलग देख रहे हैं, तो उनके क्लासीफाई करके आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैनर ऑफ इंटीमेटिंग टू वर्कर फॉर आवर्स ऑफ वर्क, हॉलीडेज, पे डेज एंड वेज रेट्स, शिफ्ट वर्किंग, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी कि वो कितने घंटे का उन्होंने हॉलीडेज लिया है, कितना जो डेज हैं जो जिसमें आप पे कर रहे हो, वेज रेट आपका क्या है, शिफ्ट वर्किंग क्या है, अटेंडेंस क्या है, कंडीशंस एंड प्रोसीजर है लीव और हॉलीडेज़ के लिए आपके यहाँ कंडीशन या फिर प्रोसीजर क्या क्या है, या फिर रिक्वायरमेंट टू एंटर प्रेमाइसेस बाय सर्टेन गेट्स एंड लाइबिलिटीज टू सर्च। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको मेंटेन करनी है। एक प्रकार का स्टैंडिंग ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। कब? जब आपके यहाँ 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर पिछले 1 साल के अंदर काम करते हों। तो ये बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ गया। देखते हैं यहाँ पे स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रश्न अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे ईपीएफओ के तो आपको मिल जाएगा स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट के बारे में। एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कोई भी जो पर्सन है जो किसी भी इंडस्ट्री में काम करता है वो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब मर्जी आए स्ट्राइक कर दिया, जब मर्जी आए लॉकआउट कर दिया। उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि विदाउट गिविंग 60 डेज एडवांस नोटिस ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट टू द एम्प्लॉयर। यानी अगर आपको अपने एम्प्लॉयर अपनी कंपनी के खिलाफ स्ट्राइक करनी है या लॉकआउट करना है तो आपको 60 दिन पहले बताना पड़ेगा, एडवांस में बताना पड़ेगा, एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा। इसके अलावा विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, इसके अलावा जब आपने नोटिस दे दिया तो उसके 14 दिन के अंदर आप नहीं एकदम से स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट कर सकते। 14 दिन तो रुकना पड़ेगा। आपने दे दिया नोटिस लेकिन 14 दिन आप रुकेंगे, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट स्पेसिफाइड इन सच नोटिस। और मान लीजिए कि आपने जो भी स्ट्राइक्स और लॉकआउट की कोई डेट आपने दिया था, कोई नोटिस आपने दिया था कि इस डेट को हम स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट करेंगे, तो उसके एक्सपायर होने से पहले ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग बिफोर अ कॉन्सलेशन ऑफिसर एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, तो उसके अंतर्गत आपको एक कंसाइलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। कंसाइलेशन ऑफिसर वो ऑफिसर होता है कि मान लीजिए अगर स्ट्राइक की प्रॉब्लम आती है कि भाई वर्कर को प्रॉब्लम हो जाएगी कोई एम्प्लॉयर से रिलेटेड और एम्प्लॉयर उसकी बात मान नहीं रहा होगा, तभी तो स्ट्राइक्स करेंगे ना, तभी लॉकआउट्स करेंगे, यानी बंद कर देंगे, काम नहीं करेंगे। तो वहाँ पर एक कंसाइलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो कि प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि किसी प्रकार से ये स्ट्राइक्स, ये लॉकआउट ना हो। तो ये कंसाइलेशन ऑफिसर जो है ये 7 दिन का समय आपको देगा। तो उस 7 दिनों के अंदर आप स्ट्राइक्स और लॉकआउट नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपको 7 दिन का समय दिया है सुलझाने के लिए मामला, ना कि मामले को और गड़बड़ करने के लिए। इसके अलावा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर ऑफ 60 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, और जैसा कि कंसाइलेशन में था कि 7 दिन का समय आपको मिलेगा, उसी प्रकार एक आर्बिट्रेशन रखा जाएगा, एक आर्बिट्रेटर ऑफिसर रखा जाएगा जो कि कंसाइलेशन ऑफिसर से बड़ा ऑफिसर माना जाता है। उसको 60 डेज का समय आपको वो देगा कि आप 60 डेज के अंदर ये स्ट्राइक्स या लॉकआउट नहीं कर सकते। समझाने की वो कोशिश करेगा कि आप स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट ना करें, क्या कारण है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट करना तो आप 60 डेज के बाद ही कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो अगर कंसाइलेशन प्रोसीडिंग हो रही है तो 7 दिन रुकना पड़ेगा, और अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो रही है तो आपको 60 डेज तक रुकना पड़ेगा। तो ये बहुत ईजी था। रिट्रेंचमेंट के बारे में हमने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और है कि प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर द रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर एंड द री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिट्रेंच वर्कर। यानी कि जो भी वर्कर को आपने रिट्रेंच कर दिया है यानी बाहर निकाल दिया है, या जो भी रिट्रेंच वर्कर थे, जो बाहर निकाले हुए वर्कर थे, उन्हें फिर से री एम्प्लॉयड कर दिया है, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है? फॉर द रिट्रेंचमेंट द एम्प्लॉयर मस्ट आइदर गिव 3 months नोटिस और पे द रिट्रेंच्ड वर्कर इन ल्यू ऑफ द नोटिस पीरियड। किसी भी व्यक्ति को आप रिट्रेंच कर रहे हैं, अपनी कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको 3 मंथ का आपको नोटिस देना पड़ेगा पहले, यानी पहले बताना पड़ेगा आपको कि आप उसको निकालने वाले हैं। फॉर द रिट्रेंचमेंट द एम्प्लॉयर मस्ट आइदर गिव 3 months नोटिस और पे द रिट्रेंच वर्कर, और इसके और इसी 3 महीने के अंदर आपको जो भी पहले का उसका वेज है उसको पे भी करना होगा। और वेदर एनी वर्कर इज रिट्रेंच्ड एंड द एम्प्लॉयर प्रपोज टू टेक इनटू हिज एम्प्लॉयमेंट एनी पर्सन विद इन 1 year ऑफ सच रिट्रेंचमेंट एंड अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द रिट्रेंच वर्कर हु हैज सिटीजन ऑफ इंडिया टू ऑफर देमसेल्फ फॉर रीएम्प्लॉयड। इसके अलावा मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को रिट्रेंच करके बाहर निकाल दिया, तो आप उसके 1 साल के अंदर अंदर किसी और व्यक्ति को रखेंगे अपनी कंपनी में। तो वो जो व्यक्ति आप उसकी जगह पर रखने वाले हैं, जिसको आपने रिट्रेंच करके निकाल दिया है, तो वो इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको निकाल कर किसी को भी रख लिया जो इंडिया का नहीं है, उसको भी रख लिया। ये 2 प्रोसीजर हैं जो आपको रिट्रेंचमेंट के अंदर ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट है क्लोजर एंड एग्जामिशन। क्लोजर एंड एग्जामिशन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। क्लोजर का मतलब होता है कि कोई कंपनी पूरी तरह से बंद हो रही है, यानी उसकी चाहे जितनी भी शाखाएं हों, लेकिन वो पूरी तरह से अपनी कंपनी को क्लोज कर रही है, किसी भी कारण से घाटे में चली गई हो या समथिंग कुछ भी हो गया हो। तो एम्प्लॉयर अगर अपना कंपनी को क्लोज करता है तो उसको 60 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बहुत सिंपल सा है। और एग्जामिशन क्या है कि जो ये कोड है ये प्रोवाइड कराया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट और क्लास को फॉर न्यू इस्टेब्लिशमेंट। तो आपने सुना ही होगा कि कई बार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को एग्जाम्प्ट कर सकती है, ये उसके पास अधिकार है। तो ये एग्जाम्प्शन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजर वाला आपको थोड़ा। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि जो क्लोजर और ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट का है, इसको इसके थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया गया। क्लोजर जो पूरी कंपनी बंद होती है, ले ऑफ जो कुछ व्यक्तियों को निकाल दिया जाता है, और रिट्रेंचमेंट मैंने आपको बता दिया कि टर्मिनेशन जो जाता है, यानी व्यक्तियों को बाहर कर दिया जाता है, किसी भी एक व्यक्ति को या एक से ज़्यादा। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री में, माइंस में, प्लांटेशन में काम करता है जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, और वहाँ पे अगर कोई क्लोजर हो गया है या ले ऑफ हो गया है, रिट्रेंचमेंट हो गया है, लेकिन वहाँ पर पिछले 1 साल के अंतर्गत 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, तो वहाँ पर इस थ्रेशहोल्ड को बढ़ा दिया गया। यानी पहले जो आप एक्ट पढ़ते थे उसमें 100 वर्कर तक ही दिया गया था, अब ये कर दिया है कि 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर अगर आपके यहाँ काम करते हैं तो आप क्लोजर, ले ऑफ, रिट्रेंच करेंगे तो इनको पे करेंगे और इनको एडवांस नोटिस भी आप देंगे। और इसके अलावा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इज एम्पावर टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो इस थ्रेशहोल्ड को, यानी इस समय सीमा को बढ़ा भी सकती है। और अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ दिस थ्रेशहोल्ड इज 100 वर्कर एंड द सर्टेन स्टेट हैव इंक्रीज इनटू 300 वर्कर। तो मैंने आपको अभी बताया कि पहले के लॉज में ये 100 वर्कर ही तक था कि 100 वर्कर हैं, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको उनके लिए क्या करना है, लेकिन अब ये थ्रेशोल्ड बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। दिस चेंज विल नॉट ओनली ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल द स्टेट बट ऑल्सो गिव ग्रेटर अपॉर्चुनिटी इंडिपेंडेंस टू एम्प्लॉयर विच इन टर्न इनकरेज देम टू हायर मोर वर्कर। इसके अलावा ये जो चीज़ की गई है कि भैया 300 होंगे तो आपको उनको पे भी करना है, 3 महीने पहले नोटिस भी देना है, ये पूरे जगह पे की गई है ताकि एक ही जैसा यूनिफॉर्मिटी आए, यानी एक जैसा ही सब जगह सिस्टम हो, और इसको स्टेट्स चेक करेंगी और ये इंकरेज किया जाएगा वर्कर्स के द्वारा, क्योंकि वर्कर भी खुश होंगे कि ज़्यादा वर्कर बढ़ा दिए गए तब आप क्लोज कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिल रहा है। पता चला कम वर्कर है, आपने निकाल दिया और कुछ किया नहीं, तो इससे उनको भी दिक्कत होती है कि एकदम से निकाल दिया। आपको ध्यान देनी है। तो हमने आज के जो लेक्चर था इसमें हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 पढ़ा। तो हमारे 4 कोड में 3 कोड कंप्लीट हो गए हमारे। तो अब हमारा एक कोड बस बचा है जिसका वीडियो आपको कल या बहुत ज़्यादा परसों तक आपको मिल जाएगा, और 4 कोड कंप्लीट होने के बाद हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के कुछ थ्योरी यानी कुछ डेफिनेशन वगैरह या कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो आप बने रहिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं और यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। मेरी कोशिश है कि बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझा सकूं, और अगर आप पहली बार ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए और आप आसानी से इस परीक्षा को क्रैक कर दें। ओके, बिफोर वी क्लोज द लेक्चर मैं आपको पीडीएफ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे ईपीएफओ एपीएफसी का सिलेबस है, और यहाँ पर ईपीएफओ ईओ का सिलेबस है। तो आपको जो ये पीडीएफ दिख रही हैं, इन चीज़ों की पीडीएफ जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये एपीएफसी के लिए आपको 499 में मिल जाएंगी ओवरऑल पीडीएफ, और ये जो आप सब्जेक्ट्स देख रहे हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है ईओ के लिए, तो ये आपको 399 में मिल जाएंगे। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये पीडीएफ ले लें, इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये पीडीएफ ले लें, लेकिन ध्यान रखें अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए एपीएफसी और ईओ दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये एपीएफसी वाले को प्रेफर करें, क्योंकि इसमें आपका ईओ तो कवर हो ही जाएगा, साथ के साथ एपीएफसी भी कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे से समझ में आते हैं, जो कि मेरी कोशिश है कि अगर आप पहली बार एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको सब समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।